आज हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम समझते हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो क्रॉप क्या होता है। क्रॉप का हम सबसे पहले एक डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्रॉप क्या होता है। क्रॉप के प्रोडक्शन के हम प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि अगर आपको एक क्रॉप का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप वाइज प्रैक्टिसेस आपको करने होंगे, कैसे कौन सा स्टेप पहले फॉलो करना होगा, फिर कौन सा स्टेप फॉलो करना होगा। उसके बाद जब ये प्रोडक्शन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन कहते हैं। कल्टीवेशन होने के बाद हम फिर इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि अब आपने अनाज को बो तो दिया है, लेकिन उसको किस तरीके से स्टोर करके रखना है कि वो सेफ रहे, उसमें किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या पेस्ट वगैरह ना लगे, वो डैमेज ना हो, वो हम फिर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपका स्टोरेज का प्रोसेस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो डेफिनेशन है वो आता है क्रॉप का, कि व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप देखो क्या लिखा है कि व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस एट अ वेरी लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, क्या कहा गया है, जब किसी प्लांट को, कैसा प्लांट, सेम काइंड का प्लांट हो, आपने वीट ले लिया, राइस ले लिया, कोई वेजिटेबल ले लिया, फ्रूट ले लिया, उसी सेम काइंड ऑफ प्लांट को अगर आप कल्टीवेट कर रहे हो, उसको उगा रहे हो, एंड एट वेरी लार्ज प्लेस, उसको आपने बहुत बड़े एरिया में उसको उगाया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप। और क्रॉप की डेफिनेशन आपको एग्जाम में यही लिखनी है। ठीक है, तो क्रॉप क्या होता है, इट इज़ अ कल्टीवेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट एट वेरी लार्ज एरिया, इसको हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है, अब इंडिया में जो क्रॉप होता है, क्रॉप का डेफिनेशन आपने पढ़ लिया। क्रॉप क्या होता है, कल्टीवेशन, क्या होता है ये, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। किसका, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, कहाँ पे, एट अ प्लेस, कैसा प्लेस, लार्ज प्लेस, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप कहते हैं। अब क्रॉप भी जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है खरीफ और एक होता है रबी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम का, जो आपके एग्ज़ाम में आता है, बट इसको याद करना मुश्किल हो जाता है। तो आप खरीफ को खीरे से कोरिलेट कर लो। खीरे में बहुत पानी होता है और ये समर में पाया जाता है, तो खीरा कब उगाया जाता है, खरीफ में, और ये खरीफ की खेती कब होती है, रेनी सीजन में होगा। कब होगा, रेनी सीजन में। और बाकी ये जो रबी होता है ये समर सीजन का होता है, और ये जो क्रॉप्स होते हैं ये विंटर सीजन के होते हैं। तो एक बार हम इसको डिक्टेट कर लेते हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप को। You already know that crops are of different types like the cereal, vegetable, fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. ठीक है, आपको पता है जो क्रॉप्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। सीरियल होता है, वेजिटेबल होता है, फ्रूट होता है, पल्सेस होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के सॉइल में, अलग अलग एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट, हैबिटेट चाहिए होता है इन सबको उगने के लिए। तो वो सब मिलता है हमारी कंट्री में, क्योंकि आवर कंट्री हैज़ अ क्लाइमेटिक कंडीशन, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, आपको ह्यूमिडिटी चेंज मिलेगा, रेनफॉल चेंज मिलेगा। तो इंडिया में हर तरह का आपको एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा, फ्रॉम डेजर्ट टू स्नोफॉल। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया का जो सॉइल टेक्सचर होता है, ये टाइप ऑफ सॉइल होता है, वो भी चेंज होता रहता है। एंड जो ये कल्टीवेशन होता है क्रॉप का, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप का जो कल्टीवेशन होता है, ये डिपेंड ही किस पे करता है, डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन एंड डिफरेंट सॉइल टेक्सचर पे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मेन 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स आएंगे आपके एग्जाम में, वो आपको पढ़ना है। सबसे पहला आता है
खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, मैंने आपको कोरिलेट करके दिखाया है। खरीफ को आप खीरे से रिलेट कर लो, खीरे में बहुत पानी होता है, यानी ये जो क्रॉप्स होते हैं कब उगाए जाते हैं, जब बहुत पानी गिरता है। पानी कब ज़्यादा गिरेगा, रेनी सीजन में गिरेगा, ठीक है। तो इसको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली स्टार्ट फ्रॉम जून एंड एंड एट सेप्टेम्बर। कौन कौन से प्लांट्स उगते हैं इसमें, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। तो जब आपको डिफरेंस लिखने को आएगा खरीफ और रबी में, तो आपको मेन 3 डिफरेंस लिखने हैं। पहला तो डेफिनेशन लिखना है, दूसरा इसका टाइम पीरियड लिखना है कि कब से कब उगाया जाता है, तीसरे में आपको एग्जाम्पल लिख देना है। जस्ट इसका अपोजिट जो होता है वो रबी क्रॉप हो जाता है। रबी क्रॉप जो होता है इट इज़ ग्रोन इन विंटर सीजन एंड रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल आप लिख दोगे। टाइम पीरियड इसका अक्टूबर टू मार्च होता है और इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, क्रॉप, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रॉप के बारे में। जब आपने जान लिया है तो हम ये सीखेंगे, ये पढ़ेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फार्मर कई तरह के स्टेप्स या एक्टिविटीज़ करता है किसी भी क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, और ये फार्मर पुराने तरीके भी अपनाता रहा है और धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ उसने कुछ नई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड भी किया है। You may find that these activities are similar to those carried out by the gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। देखो 2 तरह के प्लांट होते हैं, कल्टीवेटेड प्लांट्स जैसे कि क्रॉप हो गए, वीट हो गया, राइस हो गया, उसको बहुत लार्ज एरिया चाहिए, उसको पूरे दिन या कम से कम 7-8 घंटे क्या चाहिए, सन एक्सपोजर चाहिए, जो हम अपने घर के गार्डन में या बालकनी में नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो जो हम अपने घर पे गमले में प्लांट लगाते हैं दे आर ऑल ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। तो उनकी भी जो हम कल्टीवेशन करते हैं उनको भी जो जो कंडीशन चाहिए होता है वो सब कंडीशन इनको भी चाहिए होता है। तो इनको ग्रो कराने के लिए कुछ स्पेशल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं, स्टेप्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। तो दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं वो आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, देखो ऐसे प्रैक्टिस, ऐसे तरीके, ऐसे एक्टिविटी, एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम खेती करते हैं। ये नहीं आपका मन आया आपने पहले खाद डाल दिया, फिर आप उसमें पानी चला रहे हो, बाद में आप उसको बीज उसमें सोइंग कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स हैं वो हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे पहला स्टेप आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले आपको सॉइल प्रिपेयर करना है, सॉइल प्रिपेयर हो जाएगा तब आप उसमें बीज डालोगे, तो सेकंड स्टेप आपका सोइंग आता है। थर्ड स्टेप आपने बीज डाल दिया, अब उसको खाना चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको मैन्योर दोगे, फर्टिलाइज़र दोगे। तीसरा उसको प्यास भी लगेगी, उसको टाइम टू टाइम पानी की ज़रूरत होगी, यानी इरिगेशन होगा आपका फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप आपने उसको सब चीज़ दिया, खाना दिया, पानी दिया, अब आपको क्या करना है, वो बीमार भी पड़ेगा, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स भी उसके साथ उग जाएंगे, क्योंकि आप सीड, कहीं हवा चल रहा है, बारिश आ रही है, तो आप सीड को रोक नहीं सकते हो, तो कहीं से उड़ के सीड आके आपके सॉइल में गिर गया तो अनवांटेड प्लांट वहाँ पे उग जाएगा। और जब भी कभी अनवांटेड प्लांट उगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं, वो क्या करेगा, जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट चाहिए आपके खेत को, आपके मेन क्रॉप को, वो सारा वो वीड ले लेगा, तो आपके मेन क्रॉप को वो खाना नहीं मिल पाएगा, जो भी आपने खाद वगैरह डाला वो वीड ले लेगा। इसलिए आपको अगर दिख रहा है कहीं पे वीड्स दिख रहे हैं तो आप उसको हटाओगे थ्रू द मैनुअल प्रोसेस, या फिर आप वीडीसाइड उसमें ऐड ऑन कर दोगे। नेक्स्ट आता है आपका जो क्रॉप है बिल्कुल पक चुका है, अच्छे से मैच्योर हो चुका है, उसका लाइफ साइकिल जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप उसकी हार्वेस्टिंग करोगे। हार्वेस्टिंग का मतलब उसकी कटाई करोगे। कटाई करने के बाद अब उसको ऐसे ही तो नहीं फेंक दोगे, आपने इतनी मेहनत की है, इतने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, प्रोटोकॉल फॉलो किया है, इतना टाइम वेस्ट किया आपने उसमें, तो आप क्या करोगे, उसको अच्छे से कहीं पे स्टोर कर दोगे। स्टोर करके आप उसको ऐसी जगह रखोगे सो दैट उसमें कोई पेस्ट वगैरह ना लगे और लाइफ लॉन्ग हम उसका आगे जाके इस्तेमाल भी कर सकें। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सारे प्रोसेसेस को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे पहला आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले
का जो स्टेप है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आपको सॉइल प्रिपेयर करना होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सॉइल की प्लफिंग करोगे। सॉइल को पहले तोड़ोगे। सॉइल क्योंकि बहुत दिनों तक आपने कटाई करा तो आपने ज़मीन को ऐसे छोड़ दिया था, तो उसमें बहुत सारे क्या बन जाते हैं, लम्प्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रेक द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल को आपको ब्रेक करना होगा। उसको ब्रेक करने के लिए आप क्या करोगे, उसकी प्लफिंग करोगे, सो दैट सॉइल के पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएं और उनके बीच में एयर आ जाए। ताकि एयर आ जाएगा तो जब हम उसमें बीज डालेंगे तो वो बहुत अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहले आप सॉइल को टर्न करोगे, ऊपर नीचे हल के द्वारा करोगे और उनको तोड़ोगे, लूज़ करोगे। दिस अलाउ रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि सॉइल को क्यों लूज़ किया जाता है, सॉइल को क्यों टर्न किया जाता है, तो इसका आंसर यही होगा कि दिस अलाउ रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर आप सॉइल को लूज़ कर दोगे, तोड़ दोगे, तो जो सॉइल का क्या है, रूट है, वो बहुत अंदर तक आसानी से चला जाएगा। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अब वो जो लूज सॉइल होगा उससे जो रूट अंदर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ज़मीन के, उसको ब्रीथिंग करने में बहुत आसानी होगी, यानी रूट को सांस लेने में आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी है वो लूज़ हो रखे हैं, दूर दूर हैं उसके पार्टिकल, तो रूट को आसानी से गैस एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा। दो फायदे मिले आपको क्या, सॉइल को लूज़ करने का। पहला, द रूट कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, एंड सेकेंड, द रूट कैन ब्रीथ ईजिली। रूट जो है उसको सांस अच्छे से मिलेगी, यानी वो ऑक्सीजन चाहिए उसको रेस्पिरेशन के लिए तो वो ऑक्सीजन लेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेगा। द लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तीसरा क्या आ रहा है इसमें कि जो लूजन सॉइल होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं जो उसमें ग्रो करते हैं आराम से, और वो बेनिफिशियल होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, नेचुरल मैन्योर बनाने में हेल्प करते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये फार्मर के फ्रेंड कहलाते हैं। अब एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फार्मर्स का फ्रेंड क्यों कहा जाता है। रीज़न इसका यही है क्योंकि दे लूजन द सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल को ये लूज़ करते हैं। फार्मर भी यही करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लफिंग, लेकिन वो काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने बॉडी के थ्रू क्या करता है, उसको लूज़ कर देता है, तोड़ देता है उसको। तो इसलिए इसको फार्मर का क्या कहा जाता है, फ्रेंड कहा जाता है। किसको, अर्थवर्म हो गया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। You have learned in the previous classes that the soil contains minerals, water, air and some living organisms. So in addition, dead plant and animals get decomposed by the soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. ये क्या कह रहा है, अगर हम प्लफिंग करेंगे, लूजनिंग ऑफ द सॉइल करेंगे, तो बहुत दिनों से जो ज़मीन ऐसी पड़ी थी उसके ऊपर पत्ते गिर रहे हैं, डेड एंड डिके एनिमल्स गिर रहा है, डेड एंड डिके ऑफ प्लांट गिर रहा है, वो सड़ गल के ह्यूमस बना रहा था। तो ह्यूमस की ज़रूरत कहाँ है, सॉइल के हर एक पार्टिकल को ज़रूरत है, सिर्फ अपर लेयर में ज़रूरत नहीं है उसकी। और ह्यूमस जो होता है वो बहुत ही एक न्यूट्रिटिव लेयर होता है किसी भी सॉइल का, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल का। तो लूजनिंग ऑफ सॉइल के थ्रू या टिलिंग ऑफ सॉइल के थ्रू क्या होता है, वो जो ह्यूमस होता है वो क्या हो जाता है, सॉइल में आराम से बहुत अच्छे से घुल जाता है, और न्यूट्रिएंट जो होता है जिसे हम नेचुरल मैन्योर बोलते हैं वो अच्छे से क्या होता है, सॉइल में घुल जाता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स अ प्लांट ग्रोथ, तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो द प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। क्योंकि उसका जो अपर लेयर होता है, फ्यू अपर लेयर, ह्यूमस, फिर ए होराइजन आता है, वो जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं एंड प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हम वहीं तक क्या करते हैं, बस टिलिंग करते हैं, प्लफिंग करते हैं, वहीं तक हम सॉइल को लूज़ करते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट है वो ऊपर के थोड़े सेंटीमीटर ऑफ लेयर ऑफ सॉइल तक क्या हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, और प्लांट का जहाँ तक रूट जा रहा है उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल जाए। अब इस प्रोसेस को जो मैं बार बार कह रही थी, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट टिलिंग।
एंड प्लफिंग। एक बार डिक्टेट कर देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लफिंग। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लफ। प्लफ को हम हिंदी में बोलते हैं हल। प्लफ्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। नुकीला होता है इसका टिप, जो या तो किसका बना होगा, वुड का बना होगा या आयरन का बना होगा। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, जैसे ड्राई एरियाज़ में होता है, सेंट्रल इंडिया में होता है, ठीक है, राजस्थान एरिया में होता है, छत्तीसगढ़ एरिया में होता है, तो वहाँ का जो सॉइल होता है बहुत ड्राई होता है, तो सबसे पहले प्लफिंग करने से पहले हम उसको थोड़ा गीला कर देते हैं। द प्लफ्ड फील्ड में हैव अ बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड द क्रम्स। ये भी आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्रम्स, ठीक है। तो प्लफ्ड फील्ड में आपको बड़े बड़े सॉइल के क्लम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? गांठ सी मिलेगी सॉइल के। उस सॉइल के क्लम्स को हम क्या बोलते हैं? क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। और इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि सॉइल के पार्टिकल आराम से कैसे हो जाए, भुरभुरे हो जाएं और पाउडर लाइक हो जाएं, सो दैट रूट जो है वो आराम से अंदर तक जा सके। उसके बाद हम क्या करते हैं? लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। प्लफिंग के बाद उसकी लेवलिंग की जाती है सॉइल की, सो दैट जो प्लफिंग के बाद लेवलिंग की जाती है सॉइल की, सो दैट बीज आराम से एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस उगाए जा सके, इरिगेशन अच्छे से हो, ठीक है। तो प्लफिंग के बाद सॉइल का लेवलिंग किया जाता है। सॉइल प्रिपरेशन में नेक्स्ट स्टेप यही होता है, लेवलर के थ्रू। एंड सम टाइम मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल। अगर आपको लग रहा है कि इसका न्यूट्रिएंट लेवल कम हो चुका होगा, हमने बहुत दिनों तक इसमें खाद नहीं डाला है, तो टिलिंग के दौरान आप इसमें क्या करोगे? मैन्योर भी ऐड करोगे। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। उसके बाद आप फिर से उसकी प्लफिंग कर दोगे, तो मैन्योर पूरे सॉइल में क्या होगा? अच्छे से घुल जाएगा। एंड द सॉइल इज़ मॉइस्चन बिफोर सोइंग। और फिर सॉइल को आप मॉइस्चन करोगे, यानी इसमें थोड़ा पानी डाल दोगे सोइंग से पहले। तो टोटल 3 प्रोसेस आपने इस सॉइल प्रिपरेशन में पढ़ा, टिलिंग, प्लफिंग, दूसरा आप इसमें लेवलिंग करोगे, और तीसरा क्या करोगे? अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि इसमें पानी भी डालना है एंड मैन्योर की ज़रूरत है, तो वो आप उसमें ऐड ऑन करोगे। ये आपका सेक्शन कंप्लीट होता है सॉइल का प्रिपरेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। टिलिंग एंड प्लफिंग को डिफाइन करना है, व्हाट इज़ क्रम्स एंड व्हाट इज़ इरीगेशन, ठीक है, वाई वी ऐड मैन्योर बिफोर टिलिंग एंड वाई वी लूज द सॉइल बिफोर टिलिंग एंड वाई वी लूज द सॉइल, ठीक है। हम सॉइल को लूज़ क्यों करते हैं, इसके बेनिफिट्स बताओ, ये सिग्निफिकेंस बताओ। वो 4 सिग्निफिकेंस हैं आपके पास, ठीक है। तो आज जो हुआ है इसके क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लो, सो दैट इसके आंसर आप दे सको। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स मतलब आप जब खेती कर रहे हो तो आपको कौन कौन से औजार की ज़रूरत पड़ेगी।